तो ये क्या करेगा, इस वायरल डीएनए को काट देगा, खट 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 कट गया, अब तो आ ही नहीं सकता। द जेनेटिक मटेरियल से बनेंगे स्टिकी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें जीन चाहिए वो निकाला, उसमें हमने कट लगाया जिसके अंदर हमें चाहिए उसको। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच डीप बैच में, जहां पर आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का वन शॉट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बायोटेक लिखूंगा तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी ही है। बायो मींस लिविंग, तो हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी घुसा रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी मतलब फोन नहीं दे रहे उनको, ठीक है ना, वो नहीं है बायोटेक्नोलॉजी। उनमें हम टेक्नोलॉजिकली चीजों से कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं और उस मैनिपुलेशन के बाद हम उनसे कुछ ना कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स अपने लिए ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सो सिंपली हम कह सकते हैं मैनिपुलेशंस इन सेल्स एंड देयर एनालॉग्स प्रोडक्ट्स, है ना। ये तो वही बात होगी जो नीचे डेफिनेशन दी है, तो मैंने वही बोल दी। एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, इसी को हम जनरल भाषा में बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। कि हमने क्या किया यार, मेरे को मैंने मान लो बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, कि ये एक बैक्टीरिया है ना, ये एक बैक्टीरिया है और ये एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड भी होता है, सर्कुलर डीएनए होता है ना, ठीक है ना। तो ये एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर यहां पे मुझे मिल गई एक ऐसी जीन जो कि है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब मान लो वो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो मतलब ये ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, मैं ये चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस जीन को यहां से कट करूंगा, इसके डीएनए में एक छोटा सा इंसिजन करूंगा, छोटा सा कट करूंगा और ये जीन यहां से लेके इसके अंदर डाल दूंगा। तो क्या अब ये जो इसका डीएनए था, क्या वो डीएनए रहा? नहीं। अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे आरडीएनए। ये आती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में ही आती है, ठीक है। अब एक है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने भी एक एग्जांपल नहीं, एक इन्होंने डेफिनेशन दी है अपनी, एक इन्होंने डेफिनेशन दी है किस चीज की, बायोटेक्नोलॉजी की। कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये मॉडर्न तरीका और पुराने तरीके दोनों को इन्होंने कंप्राइज कर दिया अपनी डेफिनेशन में। मॉडर्न तरीका मतलब जैसे आज के टाइम पे हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी ना, बिकॉज हम लिविंग को यूज कर रहे हैं और हमारे बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली इन्होंने कहा कि कुछ पुराने प्रिमिटिव वेज भी होते थे जहां से हम यूज करते आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। कर्ड बनाना, दही बनाना, वो प्रिमिटिव यूज हो गया ना इसका। दही बनाना कैसे, हम लैक्टोबैसिलस को यूज कर रहे हैं दही बनाने में, है ना। तो दैट इज व्हाट इज प्रिमिटिव वे। तो इन्होंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इनकी डेफिनेशन में आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से बोल के ही बता देता हूँ, है ना, या आप नोट भी करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीजें इसमें रट्टा मारने वाली होती हैं इस चैप्टर में, ऐसे चैप्टर में, तो आप एनसीईआरटी अपने साथ में रखना। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स देयर पार्ट्स, है ना, टू गेट अ, देखो क्या है, क्या कहा है इन्होंने कहा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स देयर सेल्स, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स, उनके मॉलिक्यूल से यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, डीएनए आरएनए, है ना। मेनली हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि डीएनए और आरएनए में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, है ना। यहाँ से यहाँ पे जैसे डीएनए था, इसके डीएनए में चेंज करके आरडीएनए बना दिया, ठीक है, टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो भी हमें डिजायर्ड चीज चाहिए उसको पाने के लिए। अब इसमें अब हम आते हैं मेनली प्रोसेसेस पे, प्रिंसिपल प्रोसेसेस पे। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपका मोटिव क्या है इसमें। इसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी होती है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, इसको देख लो एक बार, नजरें घुमा लो और पेज पलटना चाहो तो पलट सकते हो, है ना। इसको नोट कर लो। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। तो नाउ लेट्स कम टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको दो टेक्निक्स पे मेनली काम करना होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब आपको मेनली मोटा मोटा काम तो समझ आ गया कि क्या करना है, पर उस काम में आपको क्या करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने माना वहां पे मैंने उसको कट कर दिया, उसके डीएनए को। अब कट करने के बाद क्या उसमें कोई और अगर ऑर्गेनिज्म ने उसको अटैक कर दिया तो उसका डीएनए अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये चीज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं ना, हम बड़ा ही स्टेराइल एम्बियंस बनाना चाहते हैं।
स्टेराइल एम्बियंस का मतलब होता है स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल सराउंडिंग रखना चाहते हैं, सो दैट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी वॉन्ट आर यूज्ड। कोई और ऑर्गेनिज्म मतलब खुद की आके पसूड़ी ना उसमें बीच में फंसाए, है ना, अगलावा मजबूती नू है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं हम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बताया, इसमें हम वही कर रहे हैं, चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल फॉर बेटरमेंट माने फॉर आर एंड आर बेटरमेंट, है ना। तो इसकी एक बार डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, है ना। अच्छा, इसमें हम जो है आपको पढ़ना क्या है, इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको अभी बताई वही आपको इसमें पढ़नी है। हमने क्या करा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें जीन चाहिए वो निकाला, उसमें हमने कट लगाया, जिसके अंदर हमें चाहिए उसको बोलते हैं होस्ट, होस्ट के अंदर उस जीन को डाल दिया और होस्ट के अंदर साइकिल्स चलेंगे। मतलब ऐसा होना चाहिए ये काम कि होस्ट के बाद आगे भी, होस्ट के बाद पेरेंट, होस्ट के ऑफस्प्रिंग तक भी ये चीज जानी चाहिए, आरडीएनए, है ना। तो देखो एक बार इनको रीड करो, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मैंने आपको बताया ना जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना है, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट सेल्स, होस्ट में हमें डाल देना है फिर, ताकि हम उनका फिनोटाइप चेंज कर सकें। फिनोटाइप चेंज कर सकें मतलब हम उनके जो रिस्पॉन्सेज थे, उनका जो हमें मिलना था प्रोडक्ट, वो चेंज कर सकें, है ना। और इसी को हम बोल देते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उसको होस्ट के अंदर डाला, ठीक है। तो देखो, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स, जो हम चाहते हैं वही जो है ग्रो करें, माइक्रोब सॉरी, इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो विद दिस आपका ये वाला पार्ट तो क्लियर है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि हमें करना क्या क्या है, ठीक है। और ऑर्डर में अपने हिसाब से रखूंगा लेक्चर्स का माने ऑर्डर ऑफ दिस, इस प्रकार से हमें चलना है, उसका मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि पहले कौन सा टॉपिक करवाना है, बाद में कौन सा चैप्टर, जब हो जाएगा उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी देखना, सब कुछ आपको आता होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रोसेस को अब हम समझते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, और वही है आपके इस चैप्टर में मेनली आरडीएनए टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि मुझे यार देखो यार, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल मैं कौन सा ले रहा हूँ, फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब पहली बार जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया और किसी ऑर्गेनिज्म में डाला गया, वो वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना। एक मिनट, फोन बज रहा है, तो लेट मी प्रोवाइड इट आउटसाइड फर्स्ट। यस, नाउ अगेन आई एम कंटिन्यूइंग। तो फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी ना, हाँ, तो ये कर रही किसने थी, हर्बर्ट बॉयर ने, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन, इन दोनों ने मिलकर करी थी, है ना। और किस चीज के ऊपर की थी, इन्होंने लिया सैल्मोनेला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट 1972 में की थी, सैल्मोनेला टाइफी म्यूजियम में, इन, और किसके अंदर हुई, सैल्मोनेला टाइफी म्यूजियम, ऑफ कोर्स इट इज अ बैक्टीरिया। तो मैं चाहता हूं, या इन्होंने क्या चाहा, ये जो सैल्मोनेला टाइफी म्यूजियम है, ये उसका डीएनए मान लो, जेनेटिक मटेरियल है उसका। इन्होंने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया और उस प्लाज्मिड में से आपको पता है प्लाज्मिड की ना, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि प्लाज्मिड फिनोटाइप को कंट्रोल कर सकता था। प्लाज्मिड जो है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता था किसी ऑर्गेनिज्म को। तो वैसे ही जो प्लाज्मिड है ना, इसके पास एक ऐसी जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये वाला पार्ट, दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो इन्होंने इसको कट करा और इसी को हमने क्या कहा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैं आगे कहां कैसे लिखूंगा, GOI से लिखूंगा, गोई, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसको आप क्या कह सकते हो, फॉरेन डीएनए भी कह सकते हो। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये मैंने निकाल लिया, अब मैंने इसके डीएनए में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब ये ऐसे खुद से तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, देखो खुद से चला जाएगा क्या इसके अंदर, नहीं, इसको मैं एक वेक्टर की मदद से इसके अंदर भेजूंगा। वो काम बाद का है, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, बट पहले इसके अंदर आपको भेज दिया मान लो, तो ये मैंने इसके अंदर भेज दिया। अब दिस इज कॉल्ड आरडीएनए, ये है आरडीएनए नाउ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब क्या हुआ, अब ये जो सैल्मोनेला टाइफी म्यूजियम है, ये भी कैसा हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमें करना क्या है वो मैंने आपको बताया। अब ये जो इंसर्ट हुआ, ये हमने डायरेक्ट क्या ऐसे निकाल दिया और इसके अंदर ऐसे तो नहीं भेज दिया, ऐसे तो नहीं किया ना कि यार
देखो हमने ऐसा किया क्या, इस जीन को निकाला और इसके अंदर भेज दिया? नहीं, ऐसे थोड़ी किया हमने। हमने क्या किया, इसको इसके डीएनए के अंदर या एक अलग जेनेटिक मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। क्यों किया? व्हाई? व्हाट्स द रीजन? पहले मैं इसी का आंसर देता हूं। व्हाई वी डिड नॉट डायरेक्टली इंसर्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट, इसको मैं बोलता हूं होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं डाला? बिकॉज इट कैन नॉट, अच्छा जब ये दोबारा से डिवाइड करेगा ये होस्ट सेल, तो क्या जो मैंने ऐसे डाली होती अगर अलग से, तो क्या ये इसके ऑफस्प्रिंग में जाती? नहीं। क्यों नहीं जाती? बिकॉज इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। याद करो वो दिन जब आपने रेप्लिकेशन पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसीलिए मैंने पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने का सोचा था, बिकॉज एवोल्यूशन तो आप बाद में भी कर लेंगे, है ना। बायोटेक्नोलॉजी देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पिछले से लिंक्ड भी है जो हमने भी पढ़ा, है ना। बायोटेक वो क्या है वो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो वही है कि हम इसको इसके अंदर क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज इसको इसके अंदर डालने का क्या तात्पर्य है, अब ये ऐसे जेनेटिक मटेरियल के अंदर है जो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। अलग से रेप्लिकेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना, बिकॉज इट कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन एंड हेंस कैन नॉट पास टू फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन में जा ही नहीं पाता, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट नहीं डाला, हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया इसके डीएनए के अंदर, ठीक है। तो बस अब हमने इसमें क्या क्या मेंटेन करना है, क्या क्या हम इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। सबसे पहला हमने फॉरेन जीन को आइसोलेट किया कट करके, है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसको हमने निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया। अच्छा इसके लिए आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम हम यूज कर सकते हैं कट लगाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल सही, एंडोन्यूक्लियेजेस। तो मतलब पहला जो प्रिंसिपल है उसमें हमें एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एंडोन्यूक्लियेजेस ने तो इसको जरूरी थोड़ी यहीं पे कट लगाया होगा, हर बड़ी 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 बहुत ज्यादा जगह कट हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ से भी काट दिया वहां से भी। तो हम उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद करिए वो दिन जब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा तो पूरा ही ना। पिछले चैप्टर में तो सिर्फ नाम आया था, इसमें पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसको वेक्टर में डालना पड़ेगा। पहले वेक्टर में डालोगे, वेक्टर में डल गया, वेक्टर में डलने के बाद वेक्टर जो है इसके अंदर भेजेगा उस जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो अब हमने ट्रांसफर कर दिया उसको होस्ट सेल में, और होस्ट सेल में हमें होस्ट शुड बी एबल टू मेंटेन, एबल टू पास टू प्रोजेनी। होस्ट ऐसा नहीं है ना कि होस्ट खुद के पास रख ले, बोले हाँ मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा, मैं तो अपने पास रखूंगा, मैं बनूंगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पर अपने बच्चों को नहीं, ऐसा थोड़ी होगा यार होस्ट। वो अब उसके, इसीलिए तो हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके भेजा है। तो यही हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमें मोटा मोटी पढ़ना है। सबसे पहला टेक्निक जो हमें पढ़नी है, टेक्निक्स के ऊपर आ रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर आ रहा हूँ, इसको नोट कर लो, इसको एक बार देख लो, है ना। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। अच्छा यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, क्लोनिंग वगैरह भी आपको आगे बताऊंगा, प्लाज्मिड हमने बता दिया, ठीक है ना। ऑटो, अच्छा यहाँ से हम साथ साथ में रीडिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। The construction of first was possibly by linking a gene encoding antibiotic resistant with a native plasmid of Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium के अंदर ये प्लाज्मिड ही होता है ना, ये सर्कुलर डीएनए क्या बना रहा हूँ मैं, प्लाज्मिड ही तो होता है यार, ये प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं ना। अब प्लाज्मिड डीएनए के अंदर क्यों डाला हमने, दूसरे में क्यों नहीं? अरे यार आप याद करो वो दिन जब आपने क्लास 11th में बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था कि इनके अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, वो इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाने में मदद कर सकता है। तो इसीलिए तो हमने इसके अंदर से निकाला, इसके अंदर डाला, ताकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन रहे, है ना। और प्लाज्मिड के पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। देखो इसीलिए तो उन्होंने कहा है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। चाहे ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, बट ऑटोनोमसली क्या करेगा, ये भी रेप्लिकेट करता जाएगा, ठीक है। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर अकम्प्लिश्ड दिस इन 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance to this, ठीक है। कटिंग ऑफ डीएनए इज, अच्छा यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया जा रहा है ना। हाँ तो अब जो मैंने आपको तीन प्रोसेसेस बताया वो कहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे पहले आप देखो नीचे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स,
इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, हमने क्या किया, आइसोलेट करा, आइडेंटिफाई करा उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसको होस्ट के अंदर डाल दिया। एंड थर्ड, उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, ये हमें अश्योर करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेन चीजें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में मुझे आपको बतानी है। सबसे पहला टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे जो चीजें बच गई हैं ना वो मैं आपको टूल्स में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो घबराने का नहीं। इसको नोट कर लिया या फोटो खींच लो खींचने तो। ठीक है, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये इसकी डिस्कवरी 1963 में नहीं 1993 में हुई होगी, मेरे ख्याल 63 में ही हुई है ना। तो 1963 में इनकी डिस्कवरी हुई थी और ये सबसे पहले किसके अंदर मिले थे, ई कोलाई के अंदर इन्होंने देखा साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया। तो ई कोलाई के अंदर 1963 में सबसे पहले देखे गए। क्या देखा गया, देखना, ये ई कोलाई का मान लो सेल है, इसके अंदर ना ऐसा वायरस का बैक्टीरियोफाज क्या होता है, हाँ बैक्टीरियोफाज माने वो अपना वायरल डीएनए जो है वो अंदर भेजेगा, आपने पढ़ा है ना ये। तो वायरल डीएनए इसके अंदर आ गया और ये इसका डीएनए मान लो, ई कोलाई का ये डीएनए रहा। ठीक है, अब ये वायरल डीएनए इसको इसके अंदर ना खुद को इनकॉर्पोरेट करवा लेता है, बट ये चाहता है कि ऐसा ना हो पाए। तो ये क्या करेगा, इस वायरल डीएनए को काट देगा, खट 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 कट गया, अब तो आ ही नहीं सकता तू। ठीक है, तो ये इस वायरल डीएनए को कट कर देता था। और ये कैसे होता था, बिकॉज ई कोलाई के अंदर कुछ एंजाइम्स होते थे जो कि क्या करते थे, इसको काट देते थे और खुद के अंदर मिथाइल लगा लेते थे और इसको कट कर देते थे, इसको कट कर दिया। तो बस इन्हीं को हमने कहा एंडोन्यूक्लियेसिस, इन्हीं को हमने क्या कहा, एंडोन्यूक्लियेसिस। सम एंजाइम्स इन ई कोलाई कट द, ये क्या है, वायरल डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियोफेज and some other added methyl to its own genetic material, खुद के जेनेटिक मटेरियल पे उन्होंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, विच मेड इट मोर स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल हो गया और कटेगा नहीं अब वो, मतलब अब वो इसके अटैक में नहीं आ पाएगा। विच मेड इट मोर स्टेबल एंड हेंस जो ये एंजाइम डीएनए को कट कर रहा था, इसके डीएनए को, वो इसको नहीं काट पाएगा बिकॉज अब इसके पास मिथाइल है। एंड saved it from cutting it, or saved it from cutting its own DNA। ठीक है ना, तो इससे उन्होंने साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इस डीएनए को, जो इस एंजाइम को जो कि ये कर रहा था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और इन्हीं एंजाइम्स को हमने क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सिंथेसिस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सिंथेसिस का काम कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं ना। तो एक बार इनको भी आप रीड करो। इन 1963 टू द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग, देखो तो ही तो मैंने कहा टू एंजाइम्स है ना, सम अदर का मतलब कोई और है। रिस्पॉन्सिबल in restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl group to DNA while the other cut DNA. The later was, जो कट कर रहा था उसको उन्होंने नाम दे दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे अब आपको फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात आ रही है, हाइंड 2 के बारे में, है ना। तो अब हम आते हैं, जैसे ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हाइंड 2, वैसे ही एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि इकोलाई में मिलता है, दैट इज इको R1। तो अभी नाम जो लिखे जा रहे हैं कैसे लिखे जा रहे होंगे, देखो आपने देखा ना, जैसे हाइंड 2 है, ये हाइंड 2, ये इको R1, ये नाम हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, कुछ भी करके, मतलब इसमें ये कैपिटल ये स्मॉल ऐसे क्यों लिखा जा रहा है। अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे, बिल्कुल सही आपने गेस कर लिया होगा, तो इसको नोट कर लो, तो इसको फोटो खींच लो ना। अब देखो एंडोन्यूक्लियस वही हैं जो कट कर रहे हैं, जो डीएनए लगा रहे हैं वो वाले थोड़ी, वो तो सम अदर है ना। So now let's move ahead towards the naming of restriction endonuclease। देखो एंडोन्यूक्लियस स्टार्ट कर दिया, तो अब इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इको R1 है ना, तो इसमें जो ये ई है, कैपिटल फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर
will be capital letter and that is known as the genus of the bacteria जिससे ये निकाला गया, ठीक है। इट इज नॉट द जीनस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो तो एंजाइम है यार, वो कौन सा जिंदा चीज है ना, जिंदा चीज तो ये था ना जिससे निकाला गया, तो ये इकोलाई से निकाला गया। तो ई यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका जीनस बता रहा है कि इकोलाई का जीनस क्या होता है, एस्चेरिचिया ना, एस्चेरिचिया को एक्सप्रेस कर रहा है ये ई, ठीक है। सेकेंड लेटर, ये सेकेंड लेटर में इसको पूरे को सेकेंड ही मान लो, है ना, सेकेंड टू थर्ड लेटर तक मान सकते हो। क्या है, स्मॉल में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये है स्पीशीज, स्पीशीज जहां से निकाला जा रहा है उसकी स्पीशीज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलाए, एस्चेरिचिया कोलाए। अब आर क्या है, आर जो कैपिटल में लिखा जा रहा है, थर्ड नहीं फोर्थ जो कि लिखा जाएगा कैपिटल में, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन, स्ट्रेन है वो उसकी, ठीक है। तो ये आर क्या है, दिस इज द स्ट्रेन। एंड जो नंबर लिखा जा रहा है, नंबर इन रोमन्स, रोमन में लिखेंगे इसको, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ देयर एक्सट्रैक्शन, कि किस ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट करे गए थे, किस लैब टाइप में, है ना, वो बता रहा है ये। तो इको R1 में इस प्रकार से है। वैसे ही हाइंड 2 में भी होगा कुछ ना कुछ, है ना, H है, IND है, 2 है, इसमें क्या पता स्ट्रेन ना दिखाओ ना लिखा हो, है ना, वो चीज होती है, ठीक है। तो देखो अब हम इसको भी पढ़ ही लेते हैं। देखो नीचे, इट वॉज फाउंड दैट हाइंड टू ऑलवेज कट, ये तो अभी मैंने आपको बताना है। देखो अच्छा यार, ये तो नेमिंग नीचे दिया हुआ है, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स is the first letter of the name comes from the genus, second two letters from the species of the prokaryotic cell from which they are isolated, and that is eco R1 में E Escherichia coli RY13 ना, तो इसमें RY13 पूरा है, तो हम सिर्फ 1 क्यों लिख रहे हैं, R ही क्यों लिखा मैंने, बिकॉज R से ही स्ट्रेन का पता चल जा रहा है। R is derived from the name of the strain। रोमन न्यूमरल्स क्या बता रहे हैं, ऑर्डर इन विच दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जिस ऑर्डर में वो निकाला गया है। अब हम आ रहे हैं कि कट कैसे करेगा, है ना, जैसे उन्होंने ऊपर ही बता दिया कट कैसे करेगा। अच्छा ये चीज याद रखना जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है एक चीज, बिसाइड्स हाइंड 2 आज हमें 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता है ना, ये चीज लिख लो, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता है, और वो भी 230 स्ट्रेन्स में बटे हुए हैं आपस में, है ना, 230 स्ट्रेन्स बटे, तो क्या है, क्या, इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो, नोट कर लो। अब हम चलते हैं आगे, टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ देयर कटिंग, कि ये कैसे कट करेंगे। These restriction enzymes read the DNA and identifies their recognition sequence। और वो recognition sequence 6 बेसिस की होती है ज्यादातर में, जैसे इको R1 में भी 6 बेसिस की ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइंड 2 में भी 6 बेसिस की है ना। तो ये 6 बेसिस को ही देखते हैं और वहां पे कट लगा देते हैं जहां पे उन्होंने लगाना हो। उन 6 बेसिस में भी पता नहीं ना कहाँ पे लगेगा, किस साइड लगेगा। अब ये कट 2 तरह से कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको न्यूक्लिएजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस में क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया या डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया, है ना। डिफाइन कर दिया मतलब 2 अलग अलग कैटेगरीज बना दी। तो एंडोन्यूक्लिएजेस जो सेंटर में कट लगाएंगे, और ये जो एंड्स पे कट लगाते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स पे, बोथ स्ट्रैंड्स पे सेम लोकेशन पे कट लगाएंगे, सेम लोकेशन फ्रॉम ऑपोजिट पोलैरिटी, सेम लोकेशन तो होगी बट ऑपोजिट पोलैरिटी से होगी, ठीक है ना। और इसमें सेम लोकेशन बट डिफरेंट पोलैरिटी से उसको आपको रीड करना है, ठीक है। इससे जो कट्स बनेंगे और इससे जो एंड्स बनेंगे, इससे बनेंगे ब्लंट एंड्स, सॉरी शार्प एंड्स, और इससे बनेंगे स्टिकी एंड्स, जिनको आप ब्लंट एंड्स भी बोल सकते हो। मतलब क्या है इस चीज का, समझाता हूं। अब हम इनके मैकेनिज्म पे आते हैं कि कैसे कट लगाते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो पहले, ऑलराइट, आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब जैसे मैंने कहा कि ये खुद की, है ना, रिकॉग्निशन साइट्स को पकड़ेंगे। रिकॉग्निशन साइट वो साइट है जिसको ये रीड करेंगे और जहां पे कट लगाएंगे, ठीक है ना।
अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एंडोन्यूक्लियस के बारे में, और यहाँ पे थे एक्सोन्यूक्लियस, है ना, तो उनके कटिंग के स्टाइल को भी देख लो। जैसे मैंने एक माना GAATTC, ये भी 6 सीक्वेंस है ना, 6 उसका सीक्वेंस है, तो इसको मैं डबल स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस प्रकार से दिखा रहा हूं आपको। ये डबल स्टैंड हो गया, डबल स्टैंड माने ये एक स्टैंड है, अब दूसरी स्टैंड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूँ जो बीच में है इस प्रकार से। अब दूसरी स्टैंड जी के सामने क्या आता है, यहां से देखो GAATTC। अच्छा, ऐसे सीक्वेंसेस को चलो बाद में बताऊंगा। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। सिमिलरली यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा से, कुछ चेंज नहीं करूंगा, GAATTC, ठीक है, GAA, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया कि एंडोन्यूक्लियस कहां पे कट करेंगे, सेम जगह पे कट करते हैं, दोनों चीज दोनों सेम जगह पे कट करेंगे, बट एंडोन्यूक्लियस ऑपोजिट पोलैरिटी से कट करेंगे। ऑपोजिट पोलैरिटी मतलब अगर यहाँ पे इस साइड से कट लगा रहा है तो वहां पे उस साइड से कट लगाएगा, बट इसमें उल्टा होगा। तो मैंने माना यहाँ पे कट लगा दिया इसने, है ना, इधर इसको कट कर दिया, और इसने यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सेपरेट करूंगा तो कैसे सेपरेट होंगे, ये ऐसे अलग सेपरेट हो जाएगा ना, तो कैसे बनेंगे, एक पीस ऐसा बनेगा और दूसरा पीस ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है जी और ये इस प्रकार से GAATTC, और बाकी यहाँ पे अच्छा जी तो है AATTC और A, और यहाँ पे आएगा जी, ठीक है। इस प्रकार से कट लगा। अब ये ऐसे अलग हुए, ऐसे सेपरेट हुए, है ना, और इसमें इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। और ज्यादातर हम स्टिकी एंड्स को प्रेफर करते हैं इन RDNA टेक्नोलॉजी, बिकॉज इनको जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है ना, आसानी से जुड़ जाएंगे आपस में। इनको देखना, इनको जोड़ना थोड़ा सा एज कम्पेयर टू देम मुश्किल होगा, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाओगे तो जुड़ जाएंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना थोड़ी आसान होती है एज कम्पेयर टू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना, है ना। अब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी पूरी की पूरी दोनों साइड से टूट देंगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कट लगेंगे वो अपोजिट पोलैरिटी से सेम पोलैरिटी से लगेंगे, मतलब अगर यहाँ पे भी पहले बेस पे लग रहा है तो यहाँ पे भी पहले बेस पे ही लगेगा कट, ठीक है। और वो उसी साइड से लगेगा जिस साइड से इसको लगा है, मतलब अगर इसको 5 प्राइम से लगा ना तो यहाँ पे 3 प्राइम आएगा ना इसके सामने, तो वहीं से लगेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसका कट करके इसको बताऊंगा तो कैसे बनेगा यार, ये तो देखो ऐसा बनेगा, C और T अलग हो गए, और बाकी GAA, सॉरी C और G अलग हो गए ना, GAATT और AATTC ये अलग हो गए। अब इनको जोड़ना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इनको जोड़ना, इनको हम बोलते हैं शार्प एंड्स, शार्प एंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। डिफिकल्ट टू लाइगेट, साइंटिफिक टर्म में कहेंगे लाइगेट, लाइगेट माने जोड़ना, ठीक है। इनको जोड़ना मुश्किल है, इनको जोड़ना आसान है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। तो ये प्रेफर्ड हैं, एंड हेंस हम एंडोन्यूक्लियस को ही यूज करते हैं इन आवर वर्क, जो भी हमने काम करना हो। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एंडोन्यूक्लियस काम कैसे कर रहे हैं, ये 6 बेसिस में फिक्स प्लेस पे, दोनों साइड पे फिक्स ही प्लेस पे लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी G और A के बीच में लगाया, यहाँ पे भी G और A के बीच में लगाया। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने G और A के बीच में यहाँ लगाया और इधर T और C के बीच में लगाया। तो इनमें बेसिस अलग अलग हो सकते हैं, पर इन केस में, एंडोन्यूक्लियस के केस में बेसिस सेम होंगे जहां पे कट लगेगा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बेसिस सेम कब होंगे, जब इसके आसपास वाले भी सेम होंगे, है ना, जब ये दोनों भी सेम होंगे। तो ऐसे सीक्वेंसेस को जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों स्ट्रैंड्स में, अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम देख रहे हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, इसमें भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखो GAATTC, तो सेम आपको मिल रहा है। ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो कहने का तात्पर्य कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे काम करेंगे और उनमें एग्जैक्ट सेम जगह कट लगाते हैं, दोनों उसके दोनों स्ट्रैंड्स में एग्जैक्ट उन्हीं दो बेसिस के बीच में लगाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने G और A के बीच में लगाया, तो यहाँ पे भी G और A के बीच में लगाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि स्टिकी एंड्स बना सके, और स्टिकी एंड्स को जोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू ब्लंट एंड्स, या सॉरी शार्प एंड्स। इसको नोट करो एक बार, है ना, जल्दी जल्दी देख लो। ऐसे एक एग्जांपल, आप एक वर्ड ऑफ द सच एग्जांपल इज मलायालम, जो आपको इन्होंने एग्जांपल बुक में भी दे रखा होगा मलायालम का, है ना, देखना। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है,
इसको उल्टा पढ़ो, है ना, MALAYALAM, सेम ही बन रहा है ना, तो उल्टा भी सेम है, सीधा भी सेम है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगा। कितने बेसिस की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? 6 बेसिस की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उनमें बीच में कहीं कट लगाता है ताकि स्टिकी एंड्स बन जाएं जो कि आसानी से जुड़ जाएंगे। अब देखना, कट तो दो जगह लगाना पड़ेगा, एक जगह तो आपको वेक्टर पे भी दो लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज वेक्टर की मदद से आपको उसको भेजना है, तो वेक्टर पे भी लगाना पड़ेगा, या होस्ट में भी कह सकते हो, होस्ट का डीएनए अगर आपको निकालना है, देखो जिसमें आपको डालना है उसमें भी आपको कट लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी कट आप सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से लगाएंगे। जैसे देखना, ये सेलुलर टाइफिम्यूरियम है, उसका प्लाज्मिड है, और ये वो वाला प्लाज्मिड जिसके अंदर मैंने कट लगा के ये जीन हटा ली। अब इसमें भी कट लगाना पड़ेगा ना, तो इसमें भी कट वही एंडोन्यूक्लियस लगाएगा जिसने इसमें लगाया है, सेम एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। Same endonuclease is used to cut the foreign and host DNA. Foreign DNA मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, होस्ट डीएनए मतलब जिसके अंदर डालनी थी, ठीक है। दोनों को हम सेम ही उससे कट करेंगे, सेम ही किससे कट करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके कट करेंगे, ठीक है। हम तो एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने एंडोन्यूक्लियस ही लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इससे होगा क्या, दोनों में सेम तरह के एंड्स बनेंगे, और दोनों में सेम तरह के एंड्स बनने से देखना, जैसे मैंने कहा, है ना, ये है आपके पास फॉरेन डीएनए का वो वाला पार्ट जो मुझे उसके अंदर भेजना था। अब उसके अंदर से मैं वो वाला ले लूंगा, इस साइड वाला, है ना। अब इनको देखना आसानी से जुड़ देंगे ना, ये आसानी से जुड़ देंगे कि नहीं जुड़ेंगे, बिकॉज ए जो है वो टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ए सेकंड टी के साथ, ये वाला टी इस ए के साथ, ये इसके साथ, है ना, और उनकी तो बनी हुई है, तो ये जोड़ने आसान हो जाएंगे। इसीलिए हमने दोनों ही उसको, फॉरेन डीएनए को और होस्ट डीएनए को, सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। अब यहाँ पे आप एक बार दोबारा देखो, ये जो आपको इन्होंने दिखाया हुआ है ना, इस डायग्राम को जरा क्लियरली आप इसको देख सकते हो कि इन्होंने सेम लिखा हुआ है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा ना, ताकि वो सेम होने के कारण आसानी से चिपक सके। लाइगेजेस यूज होंगे, ना, अब लाइगेजेस को भी बता ही देता हूँ पहले, फिर इनको रीड करेंगे। लाइगेजेस भी हम पढ़ लेते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, बाहर कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा। आज बोला जलने की खुशबू आ रही है, कुछ ना कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज बर्निंग, बट हमारी माता श्री को तो आ रही थी कि कुछ जल रहा है, कोई तार वगैरह न सड़ रही हो, भाई पता चले। सोए सोए ब्लास्ट, होले होले ना। एक मिनट यार, चौक निकाल रहा हूँ, वेट करो। हाँ जी, तो हम आते हैं एंडोन्यूक्लियस, तो हमने लगा दिया। अब जैसे इसका और उसका डीएनए मुझे जोड़ना है, तो कैसे जोड़ूंगा यार, लाइगेजेस की मदद से। ये भी हमने पिछले उसमें पढ़े चैप्टर में यार। एक तो ये बड़ी दिक्कत है कि चौक टूट जाती है तो बड़ा दुख होता है। लाइगेजेस, लो जी, मॉलिक्यूलर ग्लूज होते हैं लाइगेजेस, ठीक है। Molecular glues means used to ligate the gene of interest to host DNA, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट डीएनए में लगा देगा ये, ठीक है, जहां पे उसको हमने कट करा होगा, ठीक है। एंड इट इज इजी टू लाइगेट स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि लाइगेसेस को हम मतलब स्टिकी एंड्स हमें ज्यादा अच्छे प्रेफरेबल हैं। अब हम इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं एक बार, जहां तक हमने पढ़ा। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस माने जो न्यूक्लियस को, न्यूक्लियंस को कट कर रहे हैं, या डीएनए आरएनए को, है ना। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोन्यूक्लियेसेस, एंडोन्यूक्लियेसेस। एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड से कट कर रहा था, है ना, और एंडोन्यूक्लियेसेस बीच में से कट लगा रहा है, ठीक है। दे कट एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ, पूरे लेंथ को देखेगा, उसमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढेगा, ठीक है ना, और उसको कट करेगा। इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, वो कट कर देगा वहां पे, है ना, और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करके कट करेगा। अब पैलिंड्रोम्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। Restriction enzyme cut the strand a little away from the center of palindromic sequences but between the same two bases of the opposite strands। तो ये अब restriction enzyme को किस restriction enzyme की बात हो रही है, एंडो की एक्सो। अब हम एंडो की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स
जो है वो एंजाइम डीएनए लाइगेज को मदद करेगा, ठीक है। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant DNA from which are composed of DNA, ये तो मैंने आपको बता दिया है। When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, और उसको जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इन्होंने सब कुछ बता दिया। अब ये वेक्टर वेक्टर में इन्होंने वेक्टर डीएनए यहाँ पे लिया हुआ है। वेक्टर डीएनए मतलब जिसकी मदद से वो जाएगा ना उसके पास, सेल के पास। तो वेक्टर डीएनए में हमने अलग से कट करा, वेक्टर डीएनए में इसको भेजा, वेक्टर डीएनए में लाइगेज ने इसको जोड़ दिया। वेक्टर के बाद वेक्टर डीएनए का जो है, वेक्टर मतलब वेक्टर इज नॉट होस्ट, वेक्टर वो है जिसको यूज करके हम होस्ट के अंदर उसको पहुंचाएंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो वेक्टर हमने यूज कर लिया, और वेक्टर के डीएनए को अब हमने क्या बोल दिया, आरडीएनए बोल दिया। उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और क्लोनिंग होस्ट है। क्लोनिंग होस्ट मतलब कि वो आगे भी उसको पास कर पा रहा है ना, ठीक है। अब ये हो गया, हमने कट कर दिया डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट, और वो भी बता दिया लाइगेसेस। अब इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, तो हम वो भी एक बार कर ही लेते हैं, अभी अभी इसी साथ में ही कर लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे करना कार्यक्रम। 1 घंटे में हो जाएगा क्या चक्कर, नहीं 35 मिनट तो अभी हो गए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पेशल चैप्टर में भी पढ़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा बताऊंगा ये ऑफकोर्स मैं पूरा ही, है ना, क्योंकि स्पेशल चैप्टर में हमने इतना डिटेल में कवर नहीं किया था। तो इसमें इस प्रकार से एक प्लेट सी होती है ना, इस प्रकार की प्लेट सी होती है, और इसके एक साइड पे ऐसे वेल्स होते हैं, छोटे छोटे से वेल्स। इस वेल के अंदर हम अपने डीएनए के कट्स को लगा देंगे। अब जैसे डीएनए कट हुआ ना, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट में एंडोन्यूक्लियस मिक्स कर दिया, अब वो एंडोन्यूक्लियस ने कई जगह कट्स लगा दिए होंगे। अब हमने उसको अलग अलग सेपरेट करना है कि हमारा वाला कौन सा है जो हमें चाहिए यार, तो उसी के लिए हम इसको यूज करते हैं, और इससे हमें पता चलेगा, इससे हमारा क्या होगा, आइसोलेशन हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का। जो हमने कट लगाया वो तो सिर्फ आप उसमें मान लो ना कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, आइसोलेट तो हम इसकी मदद से करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए प्रिंसिपल क्या है इसका, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड and hence moves from negative end to positive end। पॉजिटिव एंड को हम बोल देते हैं एनोड, और नेगेटिव को बोल देते हैं कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे है मान लो एनोड, सॉरी कैथोड, एनोड, यहाँ पे है एनोड, अच्छा यहाँ पे कैथोड है, दैट मींस ये पॉजिटिव होगा ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। हमने यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा दिया, अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट डीएनए मूव करेगा। अच्छा मूव तो करेगा, बट मूव जब करेगा तो यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जो उसकी मतलब जब वो मूव कर रहा है तो उनमें डिफरेंस लेके आए। तो सारे मूव कर जाएंगे, बट हैवी वाला आगे जाए, सॉरी हैवी वाला पीछे रह जाए, लाइट वाला आगे चला जाए, इसलिए हमने इसके अंदर डाला होता है एग्रोस जेल। एक जेल है जो हम वीड्स वगैरह को यूज करते हैं, सी वीड से बनाते हैं, सी वीड से बनाते हैं ये जेल, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसके अंदर भरी होती है, यहाँ पे मैंने भर दी, मान लो ना इसके अंदर भर दी है सारी एग्रो जेल है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अपना डीएनए भर दिया जिसको मुझे सेपरेट करना था, ठीक है। अब मैंने इसको डीएनए भर दिया, तो हैवियर, जितना हैवी होगा उतना स्लो होगा, है ना, और जितना स्लो होगा, स्लोली जा रहा है तो वो पीछे रह जाएगा ना, तो मोर टुवर्ड्स कैथोड होगा, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को हटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ डीएनए के सेगमेंट्स यहाँ पे हैं, कुछ इसके आगे, कुछ इसके आगे, है ना, कुछ सबसे आगे। और ये किस बेसिस पे हो रहे हैं, बिकॉज एग्रोस जेल के कारण ये छटते हुए जा रहे हैं, सीविंग इफेक्ट दिखा रहा है ना एग्रोस जेल, तो उसके कारण ये छटते हुए जा रहे हैं। और किस बेसिस पे छट रहे हैं, अपने साइज के बेसिस पे, हैवियर साइज का ही बेसिस हुआ ना, ठीक है। तो अपने साइज के बेसिस पे छटते हुए जा रहे हैं, है ना। जो ज्यादा हैवियर वो ज्यादा कैथोड की तरफ, जो ज्यादा लाइटर वो ज्यादा एनोड की तरफ होगा, ठीक है। एनोड कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये लाइटर सेगमेंट है और ये हैवियर सेगमेंट है, ऑलराइट। तो यही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट अब हमने जब इसको हटा दिया ना, तो हमें डीएनए ऐसे थोड़ी दिखेगा नेकेड आई से। डीएनए को देखने के लिए हमने इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला होता है ना। तो वी यूज इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड को हम यूज करते हैं, जो कि एक क्या है, यूवी रेस के अंदर अगर हम उसको देखते हैं तो वो ऑरेंज कलर देता है ना।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को यूवी रेज के अंदर डाल देंगे, बिकॉज अब इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड था, तो यूवी रेज के अंदर होने के कारण जहां जहां पे डीएनए के सेगमेंट्स है वहां पे इथिडियम ब्रोमाइड क्या कर देगा, कलर दे देगा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर आ गया तो मुझे पता चल गया यार यहाँ पे एक सेगमेंट है, यहाँ पे एक सेगमेंट, यहाँ पे एक है। इसको हमने क्या कहा, इथिडियम ब्रोमाइड से हमने इसको चेक करा, देखा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मुझे पता चल गया कि मेरे को जो डीएनए चाहिए था वो यहाँ पे होना चाहिए, इस टाइम पे इसकी स्पीड है, ऐसे है, इसका वेट है ऐसा, उससे मैंने कैलकुलेशन करा और मुझे पता चला कि ये वाला डीएनए है। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे, उस निकालने को प्रोसीजर को हम बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन में हम करेंगे क्या, आपको मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया, इस जेल को कट कर दिया, जेल के अंदर ही है ना डीएनए, हमने इस जेल को कट कर दिया और उस जेल को मेल्ट कर दिया टेम्परेचर बढ़ा के, है ना, उसको गैस पे रख दिया है ना, तो उसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट होने के कारण जेल तो पिघल गया बट डीएनए का फ्रेगमेंट आपको मिल जाएगा। तो इससे हमने आइसोलेट कर लिया उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को या उस डीएनए के सेगमेंट को, ठीक है। सो विद दिस आपका ये आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया। अब इसको भी हम एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इज इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, these fragments can be separated by technique using gel electrophoresis. Gel electrophoresis में डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम या मैट्रिक्स। हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं, एग्रोस जेल मीडियम, है ना, जो कि सीवीड से मिल रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। हेंस द स्मॉलर द सेगमेंट, स्मॉलर मतलब लाइटर है ना, smaller the segment the farther it moves. The separated DNA can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, ठीक है, अंडर यूवी रेज। ऑरेंज कलर दे देता है ये, ठीक है, जो आपको दिखाया भी हुआ है इन्होंने ऑरेंज कलर से, ठीक है ना। और क्या है, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस इज नोन एज इल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखो, डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दीस वेज आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टेड आरडीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। अब हम इसको जॉइनिंग कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर की मदद से, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम जो डीएनए निकाल दिया उसको अब हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। आगे क्या करना था, हमने इसको वेक्टर में डालना था, है ना। तो वेक्टर में डालने के लिए हम कौन सा वेक्टर चूज कर सकते हैं, उसकी भी कोई प्रॉपर्टीज होंगी ना यार, ऐसे थोड़ी किसी भी वेक्टर को उठा लेंगे। बिकॉज अब वो देखो यार, देखना मेरी बात ध्यान से समझना, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये जो है ये वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर है मान लो, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये लगा दिया फॉरेन डीएनए, या ये वो है पार्ट जो हमें आगे भेजना है। अब ये मुझे पूरा पार्ट उसके अंदर भेजना है, तो अब ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो खुद से क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, है ना। रेप्लिकेट करना चाहिए ना इसको, इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ही तो इसकी रेप्लिकेशन होगी ना, बिकॉज ये पूरा पार्ट ही अगले सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, अगले जिस होस्ट के अंदर चला जाएगा, है ना। ये आरडीएनए बन गया, अब आरडीएनए को आपको होस्ट के अंदर डाल देना है। अब आरडीएनए ऐसा बनाना है जो खुद से क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके यार, है ना। तो इसीलिए हमने इसके अंदर ये डाला हुआ है ना। और इसका मतलब कि जो आरडीएनए बन रहा है वो खुद से रेप्लिकेट कर सके। तो जो आरडीएनए हम किससे बना रहे हैं, वेक्टर से बना रहे हैं ना, तो वेक्टर की एक क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए खुद से रेप्लिकेट कर सके, यानी कि वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, और आई होना चाहिए, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, माने एक उसमें कॉपी नंबर मतलब एक डिवीजन में कितने उसके सेल्स के कॉपी होते, एक मतलब एक बार में कितने कॉपी बनेंगे उसके, तो ये 15 से 100 तक हो सकता है ना, सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखना। ये हमने पहला पेज यहाँ से पढ़ा, ठीक है। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बिकॉज अब ये हम क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर थोड़ी डाल रहे हैं यार, ये तो अलग से डलेगा ना, आरडीएनए तो उस सेल के अंदर अलग से डलेगा जिस होस्ट के अंदर, तो ये अलग से डल जाएगा। अब इसके अंदर भी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये खुद को रेप्लिकेट कर सके, तो ये हम बैक्टीरियोफाज यूज कर सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरियोफाज में ये क्वालिटी कि खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड में भी क्वालिटी है, ठीक है, कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। देखो, हाई नंबर पर सेल होना चाहिए, इसका कॉपी नंबर भी ज्यादा होना चाहिए ना, तो कॉपी नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कॉपी नंबर तो किसका फीचर है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, तो कॉपी नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा कॉपी नंबर उतना बढ़िया है हमारे लिए, वो वेक्टर यूज करना, ठीक है। 15 से 100 भी हो सकते हैं एक सेल में। द नंबर कैन गो इवन हायर इफ वी आर एबल टू लिंक एल एरियल डीएनए, जी तो वही है कि हम ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, जिसका हाई कॉपी नंबर होगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, तो ये अब आपको मैं बता देता हूँ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है वैसे तो आपने, ठीक है। दैट सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यही सब लिखा होगा,
मैं रीड कर रहा हूँ, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन मेड टू बी एबल टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। द सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, पहले ही बता दिया गया है। तो हम वो वाला और आई यूज करने चाहेंगे, वो वेक्टर यूज करना चाहेंगे जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो। देन है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर को मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार वेक्टर को आप नोट कर लो, सिलेक्टेबल मार्कर समझाता हूँ। सेकंड, एक वेक्टर के पास और आए तो है, बट सेकेंडली उसके पास एक सिलेक्टेबल मार्कर्स भी होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या मतलब है? ये भी क्या है? सीक्वेंस ऑफ डीएनए which has ability to provide, which helps us to, इससे हमें मदद मिलती है सेपरेट करने में, टू डिस्टिंग्विश या सेपरेट द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो गए, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। अभी हम कैसे ही करते हैं, ये ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला पार्ट होता है ये, है ना। जैसे सीक्वेंस ऑफ डीएनए तो उसको हम जीन भी बोलते हैं ना, तो वो वाली सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, तो ये ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, जीन पे प्रेजेंट होता है। जैसे टेट्राक्लोरिन हो गया, है ना, एम्पिसिलिन, टेट्राक्लोरिन एग्जांपल देख लो इसके, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्राक्लोरिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये देखो, इसको भी हम पढ़ते हैं। अब मुझे आपको ये बताना है अभी ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे डिफरेंशिएट करेगा, बताऊंगा आपको अगला जो एग्जांपल है इसकी मदद से, ठीक है ना। पहले सिलेक्टेबल मार्कर देखना, help to identify or eliminate non-transformants and selectively permit the growth of transformants. It is a procedure through which the piece of DNA introduced in the host cell, ठीक है। अरे वही कि आप बताओ किसमें अंदर, किसके अंदर चला गया, किसके अंदर नहीं चला गया आपके पास फॉरेन डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स आर, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, क्लोरामफेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, ये वाले जीन्स जो इनको इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हैं, वही हम यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह से, ठीक है। नॉर्मल इकोलाई डू नॉट कैरी दीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज। नॉर्मल इकोलाई के अंदर नहीं होगा, वही इकोलाई जो कि हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो क्लोनिंग साइट्स के ऊपर आते हैं, उसके लिए मैं ये डायग्राम यहाँ पे खुद ही बना देता हूँ, बिकॉज इतना तो अभी है यार, हम सामने सामने बनाने लगे तो अभी टाइम तो 1 घंटा तो हो ही गया हमें करते हुए। हाँ देखो 47 मिनट तो मैं बना के ही आपको रखता हूँ 1 मिनट। तो जी हाँ, मैंने अब आपके लिए ये डायग्राम जो है बना लिया है, ठीक है। तो अब तीसरी जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? क्लोनिंग साइट। अच्छा, इसमें उन्होंने ये बताया कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, सॉरी रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या बोल दिया मैंने, है ना। देयर आर रिकॉग्निशन साइट्स which must be low, which जो एक ही होनी चाहिए, प्रेफरेबली मतलब हम वो वाला प्रेफर करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन, एक ही रिकॉग्निशन साइट होगी। जैसे यहाँ पे बाम H1 की एक ही साइट है, बाम H1 क्या था, एंडोन्यूक्लियस, तो ये कट करेगा ना यहाँ पे, तो एक ही जगह पे कट लगेगा ना अगर बाम H1 ने कट किया, तो इससे क्या होगा, ये डीएनए एक ही जगह से खुलेगा। अदरवाइज ये बड़ी बड़ी जगह से भी खुल सकता है, कई सारी जगह से खुल सकता है ना, तो इसीलिए एक ही होना चाहिए टू अवॉइड इट्स कटिंग फ्रॉम सेवरल sites and making procedure difficult, जिससे प्रोसीजर जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ये आपस में इंटेंगल भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए एक ही जगह पे ज्यादातर साइट्स होंगी। अब ये PBR 322 है जो कि ई कोलाई का एक वेक्टर, मतलब ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो हर चीज के बारे में आपको दिया हुआ, ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, बाम H1, SAL1, हाइंड 3 सॉरी, क्ला1 का, है ना, EcoR1 का, PVU1 का, PST1 का, यहाँ पे है। अब ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, 1 सिलेक्टेबल मार्कर, 2nd सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं इकोलाई के, उनमें अलग अलग तरह के प्रेजेंट होंगे ना।
ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दी इसके अंदर, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट होगा ना, तो मैंने इंसर्ट कर दिया, मान लो इस पोजीशन पे सेल 1 को यूज करके इंसर्ट किया, है ना। तो मैंने यहाँ पे अगर डाल दिया तो अब क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अब रेजिस्टेंट नहीं देगी, अब ये रेजिस्टेंट रहेगी नहीं, बिकॉज हमने इसको कट कर दिया ना, कट हो गया, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं रहेगी। तो हमने क्या किया, जो सेल्स थे जिसके अंदर मैंने ये डाला और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, उनको मैंने दो मीडियम के अंदर डाल दिया। एक मीडियम में था एम्पिसिलिन, दूसरे मीडियम में था टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन में डेड हो गए, है ना, टेट्रासाइक्लिन में डेड, दैट मींस वो असल में कैसे थे, रिकॉम्बिनेंट थे। और जो एम्पिसिलिन में डेड नहीं हुए, मतलब एम्पिसिलिन में तो कोई भी डेड नहीं होगा ना, बिकॉज हमने सेल 1 को यूज किया, तो सेल 1 को यूज करने से एम्पिसिलिन वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सारे एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे, तो रेजिस्टेंट रहेंगे। बट इसमें कुछ जो है वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को खो बैठेंगे, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, जिन पे कट नहीं लगा, जिन पे डीएनए यहाँ पे नहीं आया फॉरेन डीएनए, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और वो नॉन ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, इसलिए वो मरेंगे भी नहीं इसमें। ठीक है। तो इसमें ना हमें बार बार ना ऐसे पहले इसमें चेक करो, फिर इसमें चेक करो, फिर उनको, है ना, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया था हमारे लिए, क्यूम्बरसम प्रोसीजर हो गया था कि पहले इसमें डालो फिर उसमें डालो, फिर चेक करो किसमें किसमें क्या क्या हो रहा है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक और मेथड यूज किया, हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला मेथड यूज किया, बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला मेथड यूज किया। इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं, ये जो भी है, ये क्या है, एक्टिवे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की जो रेजिस्टेंट जीन थी, इनएक्टिवेशन, वो इनएक्टिवेट हो गई। तो वैसे ही एक जीन होती है बीटा गैलेक्टोसिडेज को बनाने वाली, वो अगर इनएक्टिवेट हो जाए, तो जो कॉलोनी थी, पहले तो नॉर्मल कॉलोनी क्या थी, ब्लू कलर दे रही थी, बट अब वो ब्लू कलर नहीं दे रही। तो ये बताता है कि जब वो ब्लू कलर नहीं दे रही तो वो ट्रांसफॉर्मेंट बन चुकी है। ठीक है, ठीक है। तो जो ब्लू कलर दे रही थी वो थी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जो ब्लू नहीं दे पा रही वो है ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। तो इसको हमने कहा कि हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से भी कर सकते हैं, है ना। हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसिडेज वाली जीन में इसको इंसर्ट कर दिया। अगर इंसर्ट हो गया, हमने तो कर दिया ना, अगर हो गया, हो सकता है ना, क्या पता ना हुआ हो, कोई गलती होगी नहीं हो पाया, है ना, नहीं हुआ तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में गिना जाएगा और वो अभी भी ब्लू कॉलोनी में ही रहेगा। अगर ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो ब्लू कॉलोनी नहीं रहेगी। इसको नोट कर सकते हो, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। क्लोरीन साइड कितनी होनी चाहिए, एक या दो, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा कट्स लग जाएंगे, ज्यादा कट्स लगने के कारण वो कई जगह से खुल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि वेक्टर कौन सा आप प्रेफर करेंगे, तो वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी भी रीडिंग उसके साथ ही कर लेंगे, पहले हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। विच वेक्टर टू प्रेफर, प्लांट्स के लिए हम यूज करने लगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि ये क्या करता था, ये प्लांट्स में ट्यूमर इंड्यूस कर देता था। अब ये तो देखो यार, प्लांट्स को ट्यूमर वाला प्लांट बना रहा है, तो हम इसको यूज करेंगे क्या। अब देखना, हमने इसमें क्या किया है, जो ट्यूमर वाली सेल थी ना, उसको हमने क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया, मतलब अब ये ट्यूमर नहीं कॉज करेगा। नाउ इट इज नॉन डेंजरस। अब हमने इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल को, इसकी जो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए था, प्लाज्मिड था, उसको हमने डिसआर्म कर दिया, ताकि अब वो ट्यूमर ना प्रोड्यूस कर सके, प्लांट में ट्यूमर ना कॉज कर सके। अब ट्यूमर तो नहीं होगा, बट हमारा जीन तो है, वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं इसको यूज करते करके। तो प्लांट्स में हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को यूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। एंड बैक्टीरिया के केस में तो हम वो यूज कर रहे हैं क्या, जो मैंने आपको अभी बताया, पीबीआर वाला भी यूज हो सकता है ना। और यार एक और था यार, अभी तो मैंने यार, तो जब याद आता तब बताता हूँ। ठीक है, या एक मिनट तो बता ही देता हूँ, अभी देख के ही बता देता हूँ चाहे। ठीक है। बैक्टीरिया के केस में कौन सा, हाँ प्लाज्मिड, हाँ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड यूज हो रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड को ही यूज कर रहे हैं, बिकॉज प्लाज्मिड के पास भी क्वालिटी तो है ना यार, खुद को रेप्लिकेट करने की। एंड एनिमल्स के केस में डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। अब आप मुझे बताएंगे रेट्रोवायरस हमारे केस में कौन सी डिजीज कॉज करता था। डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस को हम यूज करते हैं, रेट्रोवायरस पूरी एक फैमिली है वायरसेस की, ठीक है, हम उनको डिसआर्म करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि डीएनए कैसा है, हाइड्रोफोबिक है,
है ना, या कहें तो न्यूक्लियस या सेल जो है, न्यूक्लियस जो है कैसा हाइड्रोफोबिक है ना, तो वो खुद को किसी और चीज को अंदर क्यों आने देगा, तो वो डीएनए को अंदर क्यों आने देगा। तो एक मिनट, बाहर से मुझे मेरी बातें, मेरी चुगलियां हो रही हैं बाहर, शायद उसकी आवाज आ रही है है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि अब हमें ना होस्ट सेल के अंदर क्यों जाएगा यार आरडीएनए, तो उसको भेजने के लिए हम होस्ट सेल को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, है ना। कॉम्पिटेंट बनाएंगे, सॉरी, मेकिंग होस्ट सेल कॉम्पिटेंट, उसको हम कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, देखना, हम यूज कर सकते हैं डाइवेलेंट कैटायन, जैसे हमने यूज कर लिया कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+ यूज कर लिया। इससे क्या होगा, जो डीएनए है उसकी जो हाइड्रोफिलिसिटी, जो हाइड्रोफोबिसिटी वो कम हो जाएगी, ताकि वो आसानी से अंदर आ सके, है ना। मतलब ये उसको परमिएबल बना देगा, थोड़ा सा ज्यादा परमिएबल बना देगा जैसे प्रीवियसली था, ठीक है। हम यूज कर सकते हैं जीन गन, जिसको हम और क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक्स भी बोलते हैं। ये हम ज्यादातर यूज करते हैं प्लांट्स के लिए मोस्टली। इसमें क्या होता है, हमने हमने क्या किया, गोल्ड टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन जो है कोटेड विद डीएनए, है ना। इसको हमने क्या करा, जैसे स्कैट वो नहीं होता अल्फा पैटर्न, अल्फा स्कैटरिंग वाला नहीं पढ़ा था आपने, बड़ी हाई स्पीड में, वैसे ही गोल्ड या टंगस्टन को हम बड़ी हाई स्पीड में बम्बार्ड करते हैं, बम्बार्डेड ऑन सेल्स, ठीक है, ताकि वो अंदर चले जाए, ठीक है। थर्ड जो है माइक्रो इंजेक्शन का तरीका, माइक्रो इंजेक्शन मतलब डायरेक्टली इंजेक्टिंग आरडीएनए टू होस्ट न्यूक्लियस। अब आगे का चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज आप मोस्टली चीजें पढ़ चुके हैं, बस पीसीआर एक टेक्नोलॉजी एक है जो चीज रह गई, है ना। डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली आप इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू दी होस्ट का न्यूक्लियस, ये हम ज्यादातर यूज करते हैं एनिमल्स के केस में। और फोर्थ मेथड तो आपने पढ़ ही लिया, डिसार्म्ड वेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं, डिसार्म्ड वेक्टर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो विद दिस आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी मैं आपको स्टार्टिंग से जहां से हमने पढ़ना था, रीड करना था, वहां से देख लेना एक बार, है ना। ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, क्लोनिंग साइट से हमें बताना था, है ना। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द फॉरेन डीएनए, the vector needs to have very few, preferably single recognition site, ठीक है। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो वो बड़ा क्यूमबरसम प्रोसीजर हो जाएगा, उनको सेपरेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। द ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। हम वहीं पे जोड़ते हैं जहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, कि हम ट्रांसफॉर्मेट भी कर सके ना उसको, मतलब उसको हम डिफरेंशिएट भी कर सके कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेटिव है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। जैसे बाम H1 साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे प्रेजेंट है PBR सेल 22 में, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल रूल, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कैसे आप इसको सेपरेट कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, तो ये बोला पूरा का पूरा प्रोसीजर है, तो एक बार इसको देख लेना, है ना। क्या है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विद रूल विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस by plating the transformants on tetracycline containing medium. The transformants growing on ampicillin कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन, देखो इसमें बार बार ट्रांसफर करना पड़ा, पहले एम्पिसिलिन में डालो फिर टेट्रासाइक्लिन में डालो। द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स उसके अंदर ग्रो करेंगे, पोस्ट द एंटीबायोटिक्स के अंदर ग्रो करेंगे। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प्स अस टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेटिव्स ट्रांसफॉर्मेंट्स वेयर द अदर जो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हटा रहा है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज क्यूमबरसम प्रोसीजर, है ना। इसमें बड़ा टाइम लगेगा, हम इसको इसमें डालें, पहले इसमें डालें फिर इसमें डालें, है ना, इसमें बड़ा टाइम लग रहा है। इसीलिए हमने एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर के बेसिस पे, है ना। जैसे हमने देखा ब्लू कर रहा है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेटेड, नहीं कर रहा तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, ट्रांसफॉर्मेंट है मतलब, ठीक है ना। of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. This results into inactivation. अभी जीन इनएक्टिवेट हो गई, इसलिए मैंने कहा था insertional inactivation, ठीक है, which is referred to insertional inactivation. The presence of chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid does not have the insert. अगर insert नहीं हुआ
तो वो ब्लू कलर दिखाएगा, इंसर्ट हो गया तो वो ब्लू कलर नहीं दिखा पाएगा। ठीक है। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, टीडीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, टीआई रियली सॉरी, आगे आवाज आ नहीं पाई तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ आवाज को। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये सब आपको बता रहा था कि ट्यूमर इंड्यूसिंग है, तो उसका ट्यूमर वाला जो जीन है वो डिसार्म कर दिया जाता है ना। और यही सब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। सिमिलरली रेट्रोवायरस जो है वो कैंसरस होता है ना, आपने एनसीईआरटी में रीड कर ही लिया होगा, कैंसरस होता है। तो उसका कैंसर को हमें हटाना होता है कि वो कैंसर अब ना आगे कॉज कर पाए, और इसीलिए हमने क्या किया है, हमने उसका कैंसर वाला जीन भी डिसार्म कर दिया, जो कैंसरस जीन है जो कैंसर कॉज करता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट जो है, उसके बारे में भी रीड कर लेते हैं। डीएनए हाइड्रोफिलिक है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, है ना, इसीलिए हमें उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम को यूज कर सकते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए डीएनए की टू एंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स ऑफ इट्स सेल वॉल। सेकेंड, अच्छा ये चीज एक मिस हो गई है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी लेक्चर में भी, है ना। थर्डली मैंने आपको बताया माइक्रो इंजेक्शन के बारे में। तो माइक्रो इंजेक्शन हो सकता है एज इन केस ऑफ एनिमल्स, हम उनके न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। बायोलिस्टिक्स या जीन गन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर गोल्ड या टंगस्टन को बम्बार्ड कर देंगे उनके ऊपर डीएनए को कोड करके। ठीक है ना। अब मैं वेट करता हूँ कि कब मैं वीडियो में भी बता दूं। अच्छा, थर्ड मैंने आपको डिसार्म्ड वेक्टर के बारे में भी तो बता दिया, बट वीडियो में, हाँ अब मैंने बताना स्टार्ट कर दिया वीडियो में भी, तो हाँ थर्ड है, एक है हीट शॉक का मेथड। वो मैंने आपको पहले नहीं बताया था बट अब मुझे याद आ गया था वीडियो में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हीट शॉक में हमने क्या किया है, हमने होस्ट सेल को क्या किया, उसको इंक्यूबेट किया, उसको हमने पहले रखा आइस के अंदर, फिर हमने उसको रखा 42 डिग्री हीट के अंदर, फिर हमने उसको दोबारा से आइस के अंदर रखा, जिसके बाद वो खुद से आएगा। मेरे अंदर डाल दो भाई, डाल दो, क्या डालना है, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ कहा था, है ना, कि डाल दो क्या डालना है, जो डालना है वो डाल सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद डिसार्म्ड पैथोजन वगैरह का भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अब प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, बट उससे पहले हम जो है, इस सबसे पहले थोड़ा सा पीछे वाला मतलब आपको एक बार थोड़ा सा बाकी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम ये सब चीजें देखेंगे। जैसे थोड़ा सा जो है टॉपिक्स अगर आपको क्लियर होंगे इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप ये सब भी आसानी से पढ़ पाओगे। सो लेट अस नाउ मूव टू दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको हम बोलते हैं। पीसीआर में हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आसान रहेगा करना। हाँ, तो लेट्स मूव टू पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिएक्शन भी नहीं लिखा जा रहा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, वी एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करते हैं। जैसे मान लो कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला है ना, आपने उसका एंड वो करवा तो दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, बट आपको लग रहा है कि यार जरूरी थोड़ी है एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाला तो उसी से आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आप जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई सारी कॉपीज बना लेंगे और उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके दो स्ट्रैंड्स है जीन ऑफ इंटरेस्ट के, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी, ऑफ कोर्स वाली बात है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, ताकि हम इस डबल स्ट्रैंड को तोड़ दें, बिकॉज अब आपको इसको रेप्लिकेट ही करना है ना, एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रेप्लिकेशन ही तो है, बट वही रेप्लिकेशन आपको बहुत ज्यादा बार करनी है। तो इसको पहले मैं डीनेचुरेट कर दूंगा ताकि इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट जाएं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो टूटने के बाद जो है ये अलग अलग हो जाएंगी, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नाउ ब्रोकन। अब मैं इसकी एनिलिंग करूंगा। एनिलिंग मतलब पहले इसके अंदर प्राइमर ऐड होंगे, सेकंड स्टेप में क्या है, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या है, मैंने इसके अंदर प्राइमर्स ऐड कर दिए। प्राइमर्स किस चीज के, प्राइमर्स होते क्या हैं, प्राइमर्स को हम बोलते हैं स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना, और ये ऑफ कोर्स डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये मैंने जोड़ दिए इसके अंदर, राइट। सो नाउ अब आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर जोड़ दिए, बट अब इसको खींच के क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि पॉलीमराइजेशन तो अभी होनी है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स जैसे हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन में डीएनटीपी यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे। ठीक है। एंड इसमें हम एक जो पॉलीमरेज यूज करते हैं उसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। पर पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंड हो गया, तो ये देखो एक्सटेंशन होने के बाद दो आपके इस तरह के बन गए ना, एम्पलीफिकेशन हो गई जीन की। पहले एक डीएनए था, अब दो डीएनए बन गए। तो ऐसे ही अगर आप 30 साइकिल्स चला लेते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे आगे बताया हुआ था, पहले मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आपको उसी स्पीड को मैच कर सकें। ठीक है। तो 30 साइकिल्स से लगभग लगभग 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड आपको डीएनए मिल जाएगा। 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड आपको मिल जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो कितना कम टाइम में हम कितना ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं, राइट।
तो यही सब है इसके अंदर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। अब हम थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता ही देता हूँ, जो बायोरिएक्टर्स वगैरह हैं और बायोरिएक्टर्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अब हम वो करते हैं एक बार, ताकि फिर उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस बता सकूं कि किस सीक्वेंस में ये सारे प्रोसेसेस होंगे, है ना। तो जल्दी से इसको हम रब कर लेते हैं। सो यस, आगे चलते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बैक्टीरिया। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम जब किसी सेल को तोड़ते हैं या किसी सेल से मुझे डीएनए निकालना है, तो उसकी मुझे सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। अगर वो प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है या फंगल सेल है, तो उनको तोड़ने के लिए, बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम यूज करते हैं, है ना। फंगस के लिए हम यूज करते हैं काइटिनेजेस, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं सेलुलोजेस, बिकॉज इनके अंदर सेलुलोज पड़ा होता है, फंगस के अंदर काइटिन होता है ना। और आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए प्रोटीएजेज, है ना। मैं पहले कुछ और ही लिखने लगा था, बट प्रोटीएजेज, एंड लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेजेज यूज होंगे, ताकि सारा कुछ टूट जाए और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच जाए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा, जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो आइसोलेट हो जाएगी ना, उस सेल से बाहर आ जाएगी, है ना। तो ये जस्ट उस सेल को तोड़ने के लिए हमने ये सारी एंजाइम्स याद रखनी है कि ये वाली सारी एंजाइम्स जो है हम यूज करेंगे। अब हमें जो है वो डीएनए मिल जाएगा जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में जो मैंने आपको पहले कहा, कि थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि लार्ज स्केल पे आपको प्रोडक्शन वगैरह तो अब ठीक है, सब कुछ हो गया, बट फॉरेन जीन का जो प्रोडक्ट है वो हम कैसे ऑब्टेन कर पाएंगे, है ना, वो सब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ताकि हम एंड में सब कुछ जान सकें। अच्छा, ये मैंने आपको वो भी बता दिया कि टैक पॉलीमरेज यूज होता है ना। तो टैक पॉलीमरेज की फुल फॉर्म है थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, जो कि यूज हो रहा था पीसीआर में। मैंने आपको पीछे नहीं बताया, बट यहाँ पे बता दिया, ठीक है। थर्मस एक्विटगस नाम से पता चल रहा है कि थर्मस माने हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकता है, और क्योंकि डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर चाहिए था उसको तोड़ने के लिए, तो इसीलिए हमने थर्मस एक्वाटिकस ऐसा वाला वो लिया है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके, है ना। तो यही यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी आगे चलिए यार, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको कहा, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट की तरफ, कि कैसे कैसे बायोरिएक्टर्स होते हैं और कौन से कल्चर्स हम देखते हैं। अभी तो हमने प्रिंसिपल्स सारे देख रहे हैं ना एक बार, फिर प्रोसेसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स वगैरह हैं जो मैंने आपको पहले से बताया। लाइसोजाइम यूज होगा फॉर बैक्टीरिया, काइटिनेजेस फॉर फंगस एंड सेलुलेज फॉर प्लांट्स, ठीक है। और आरएनएज, पॉलीमरेज, लाइपेजेस हम बाकी चीज़ों के लिए यूज करेंगे। टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस यूज होता है पीसीआर में। तो ये वाला पेज भी हम मिटा देते हैं जरा सा जल्दी जल्दी से, और अब हम चलते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट की तरफ, मतलब बायो प्रोसेसिंग की तरफ, कि अब हमने सब कुछ कर लिया, बट अब हमने उस फॉरेन जीन का प्रोडक्ट कैसे करना है, निकालना है ना। तो ये जानते हैं। तो ऑब्टेनिंग ऑफ द जीन प्रोडक्ट, अब हम जीन प्रोडक्ट को देखेंगे कि हम उसको कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, और कैसे कैसे हम उस बैक्टीरिया को या उस जो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर सकते हैं, जिससे हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसको कल्चर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बायोरिएक्टर्स यूज कर सकते हैं, जो कि होंगे क्या, लार्ज टैंक्स होते हैं, ये लार्ज वेसल्स होते हैं, जो कि 100 से 1000 लीटर तक की इनकी कैपेसिटी होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ तो मैंने सिर्फ 1000 लिखा है, बट जब आगे पढ़ा था ना, तो मैंने 100 से 1000 ही पढ़ा था, ठीक है। अब वो ऑफकोर्स यहाँ पे आवाज आ नहीं पाई, तो इसलिए ये मिस हो गया होगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर ये इस प्रकार से जो है स्टरर पड़े होते हैं। स्टरर, स्टरर मतलब जो स्टर करे इसको, है ना, ऐसे इम्पेलर्स, स्टरर्स, ये सब होते हैं। ये स्टरर बना रहा हूं मैं, ये स्टर करेंगे पूरे कल्चर को, आपस में मिक्स करते जाएंगे। अब इस कल्चर में क्या क्या होगा वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो ये मैं फिर से एनसीईआरटी ही ले आया हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी ही जो है हमें पढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। इट इज यूजुअली, अच्छा पहले ऊपर से पढ़ा स्टार्ट किया था, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी। तो हम लार्ज में प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर्स यूज कर सकते हैं, जो कि 100 से 1000 लीटर तक के हो सकते हैं, है ना। इनमें हम रॉ मटेरियल डाल देते हैं, और हम जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। इनमें हम अपनी कंडीशंस, ऑप्टिमम कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं, ताकि हमें अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से मिले। जैसे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, पीएच कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। फोम को ब्रेक कर सकते हैं, फोम ब्रेकर लगे होते हैं इनमें, जो कि अगर फोम घुमाते घुमाते बन जाए तो उसको तोड़ सके, है ना। और इसके अंदर जैसे बाकी चीजें, जैसे जो ऑक्सीजन एरेशन के लिए जो ऑक्सीजन कंट्रोल है वो भी हम कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना। तो अ स्टर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस, जैसे यहाँ पे कर्व्ड बेस दिख रहा है ना, और इसमें फ्लैट बेस है। The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability through the bioreactor। तो पूरे इसमें स्टरर जो है वो ये सब कार्यक्रम करेगा कि वो मिक्स करता जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। स्पार्स्ड वाले में आप देख सकते हैं बबल्स भी बन रहे हैं, इमेज चेक करना अपनी एनसीईआरटी में।
स्पार्ज्ड वाला जो है उसमें बबल्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के, इससे ये पता चलता है कि उसमें बबल्स बनने के कारण ऑक्सीजन ज़्यादा है ना। तो यही है। और इसमें फोम कंट्रोल, एजिटेटर सिस्टम, ये सब आप देख रहे हैं ना, डायग्राम को भी देखते जाना, मोटर, फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये घूम रहा है, इसके कारण बबल बन रहे हैं स्पार्ज वाले के केस में। और वो बबल्स किस चीज़ के, ऑक्सीजन के बबल्स हैं, है ना। और उससे क्या पता चल रहा है कि वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगा माइक्रोब्स के लिए, तो वो प्रोडक्ट हम उनके ज़्यादा आसानी से जो है ले पाएंगे, उनसे निकाल पाएंगे, है ना। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इन्होंने थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, वो भी हम चलो वो आगे ही देख लेंगे। कब देखेंगे हम, वो हम देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजर्स को हमें करना किस ऑर्डर में और कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ मैं एनसीईआरटी रेडी कर रहा हूँ। यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, है ना। ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इनके डायग्राम्स किस प्रकार से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा, प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए, इनको हमें किस ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, है ना। वो हम अभी एक बार क्लियर कर लेते हैं अपने मन में, ताकि हमें पता चल सके कि कैसे कैसे आपको ये सारे प्रोसेसेस, अब हम प्रोसेसेस की तरफ आएंगे। प्रिंसिपल जब हमने पढ़ लिए, है ना, जो बेसिक चीज़ें होनी थी वो हमने पढ़ ली, तो बेसिक्स क्लियर हो गए। अब हमें इन सबको सिर्फ एक ऑर्डर में लगाना है, जिस ऑर्डर में हम इनको परफॉर्म करते हैं। तो बायोरिएक्टर को मैं मिटा देता हूँ। यस, सो नाउ वी आर डन विद द रबिंग ऑफ द बोर्ड, एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, कि अब हमें प्रोसीजर्स को किस ऑर्डर में, जो हमने सारी चीज़ें सीखी हैं उन सबको किस ऑर्डर में अप्लाई करना है ना। तो सबसे पहले प्रोसीजर्स की तरफ हम चलते हैं। तो प्रोसीजर्स हेडिंग डाल ली है मैंने। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल या द जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम आइसोलेट करेंगे, है ना। आइसोलेट करेंगे मतलब जैसे हम यूज करेंगे क्या, काइटिनेजेस, है ना, सेलुलोजेस, लाइसोजाइम, ताकि हम क्या कर सकें, उनकी सेल वॉल तोड़ सकें। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, है ना, ये सब आपने पढ़ लिया। फिर हम आरएनएजेस, प्रोटीएजेस, ये सब हम डाल देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ जीओआई यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए बचे। अब हमने उसको तोड़ना है ना, और उसको तोड़ने के लिए हम एंडोन्यूक्लियसेस को यूज करेंगे, है ना। और इसको भी हम आइसोलेट ही कहेंगे, है ना, आइसोलेशन ही कह सकते हो इसको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए यूजिंग एंडोन्यूक्लियसेस। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने आइसोलेट कर दिया, तो ऊपर वाले को मैंने क्या लिख दिया, आइसोलेट की जगह हम आइडेंटिफाई मान लेते हैं ना, कि हमने उसमें आइडेंटिफाई कर लिया और इसमें हमने आइसोलेट कर लिया एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। और उसको हमने क्या कर दिया, उसमें से जो हमने वो है आइसोलेट कर लिया उसको, ठीक है। आइसोलेट कर लिया माने इसके बाद हमने पीसीआर कर लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया, पीसीआर कर लिया, और फिर वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया उसको। वेक्टर में ट्रांसफर करना जरूरी है, बिकॉज वेक्टर ही उसको आगे होस्ट में ट्रांसफर करेगा। फिर होस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। होस्ट में ट्रांसफर करने को ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। सिक्स्थ, होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा यार, बताओ जरा दिमाग लगा के। होस्ट में लगा दिया, फिर आप होस्ट को कल्चर कर लोगे, होस्ट को ग्रोथ कर लोगे, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे ग्रोथ कर लिया, कल्चर कर लिया। फिर आपको सिर्फ उसके डाउन तो स्ट्रीम उसके प्रोसेसिंग बाद करनी रह फिर जाएगी, आपका वो मिल जाएगा। बट कल्चर भी दो तरह के होते हैं, बैच कल्चर। बैच कल्चर माने हम एक साइड प्रोडक्ट, एक साथ हम जो है सारी चीजें डाल रहे हैं और दूसरी साइड से हम प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, बस एक बार में, एक बार ही, है ना। फिर दोबारा करना पड़ेगा ये प्रोसीजर। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, बिकॉज वो रुक जाएगा, है ना, बिकॉज हमने अनलिमिटेड चीजें नहीं रखी, बट एक बार में हमने अनलिमिटेड चीजें ली हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। तो इसमें आपको ऐसा एक्सपोनेंशियल या लॉगरिदमिक फेज देखने को मिलता है, बिकॉज इसमें हम एक साइड से रिएक्टेंट डालते हैं और दूसरी साइड से प्रोडक्ट निकलता जाता है खुद से ही, है ना। तो खुद से ही सारा कुछ हो रहा है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन करना है और उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके उसको बेच देना है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो यही है आपके पास प्रोसीजर में। अब हम एनसीईआरटी ही रीड करेंगे इसमें सारी, बिकॉज सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज, और बाकी सब की राइबोन्यूक्लियेजेस हो हैं वो यूज होते हैं, है ना। प्रोटीजेज यूज। अच्छा, एक चीज और है कि जो डीएनए है वो क्या खुद से निकल जाएगा क्या यार। डीएनए को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं, है ना। ये आपने जब आप स्कूल में, है ना, स्कूल में जब आपने क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स वगैरह दे रखे होंगे, तो उनमें एक मेजर प्रैक्टिकल जो है वो डीएनए आइसोलेशन का होता है, ठीक है। तो वो डीएनए आइसोलेशन के प्रैक्टिकल में आपने किया होगा, इथेनॉल की मदद से आप क्या करते हो, डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हो ताकि वो ऊपर आ जाए और आप उसकी स्पूलिंग कर लेते थे। तो वही है ना। हम क्या करेंगे, इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल की मदद से, किसकी मदद से, चिल्ड इथेनॉल की मदद से
हम क्या करते थे, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर लेते थे और उसकी स्पूलिंग कर लेते थे, मतलब डीएनए जो है मिक्सचर से बाहर आ जाएगा पूरे से चिल्ड एथेनॉल की मदद से। आइसोलेशन ऑफ जीओआई हमने पहले से कर लिया हुआ है, सारा कुछ इसके बारे में बता दिया है मैंने कि एंडोन्यूक्लियस को कैसे कट करेंगे, कैसे हम इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। पीसीआर भी आपको मैंने बता दिया है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सब कुछ हमने देख लिया है, डीनेचरिंग, एनेलिंग, एक्सटेंशन या इलोंगेशन भी बोल सकते हैं एक्सटेंशन को, तो ये भी आप ऐसे लिख सकते हो। वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया गया, वेक्टर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है ना। एंड वेक्टर को जैसे होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, होस्ट में ट्रांसफर करने से उसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना फिर वो, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, उसको मैं एक बार आपको आपके लिए सबके लिए रीड कर देता हूँ, है ना। तो द अल्टीमेट, अच्छा यहाँ से देखना, इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, हम कर क्यों रहे हैं ये सारी चीजें, द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन, हमें एक प्रोटीन ही तो चाहिए, hence there is a need of the recombinant DNA to be expressed, तो rDNA को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। the foreign gene gets expressed under appropriate conditions, इसी के लिए हमें उसको कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं। Expression in the host cell involves understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider production on large scale। अब इसकी तो लाइन बढ़ गई ना मैंने सिर्फ, बट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने इसको लार्ज स्केल पे बढ़ाना है। ऐसे थोड़ी कि यार मैंने खुद के लिए बना लिया रीनो प्रोडक्ट और बाकी के लिए बनाया नहीं, ये तो गलत बात होगी ना यार। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट, हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब होता है जिसमें होस्ट तो वो है बट उसके अंदर जीन किसी और का है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे नीचे देखो ना, द सेल्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस सिस्टम wherein the used medium is drained out from one side and fresh medium added from the other। तो इसमें वही है कि साथ साथ में निकल रहा है और साथ साथ में ही हम नया नया ऐड कर रहे हैं। तो ये वही बात होगी कि हम कौन सा कल्चर देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फेज वाला कल्चर या एक्टिव फेज वाला, एक्टिव लॉग वाला कल्चर देख रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूअस कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रोप्रिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, लार्ज के लिए हम बायोरिएक्टर्स यूज कर सकते हैं, ये सब हमने पहले से ही पढ़ लिया है ना। अब हम पढ़ते हैं एक बार दोबारा से, मतलब एक बार डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग को पढ़ लेते, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को, है ना। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्टिव फेज दिख रहा है, एक्टिव लॉग फेज दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, देखो एक्सपोनेंशियल ए आया एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की तरफ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में चलते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल कर्व है इसमें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक फेज स्टेज, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमें मार्केट तक लेके जाना है प्रोडक्ट को, तो उसके अंदर उसके साथ क्या क्या होगा, सबसे पहले उसको सेपरेट किया जाएगा, उसको प्योरीफाई किया जाएगा, है ना, जिसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोल देते हैं रिलेटिवली, मतलब एक साथ कलेक्टिवली हम उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोल देंगे। फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाएंगे, सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स हमने उसमें ऐड कर दिए, है ना, बिकॉज मार्केट में जाना है तो बिना प्रिजर्वेटिव के कैसे जा पाओगे यार बताओ। तो इसीलिए हमने उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए हमने प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए। सच फॉर्मुलेशन हैज टू बी अंडरगोन थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। अच्छा क्लिनिकल ट्रायल्स भी करने पड़ेंगे ना यार, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है ये सारा कुछ, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, हाँ वो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेपरेशन होगा, प्योरिफिकेशन होगा, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगी, है ना। और ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जगह अलग अलग तरह से होता है, कई जगह ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कई जगह थोड़े थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, जो रेगुलेशंस और रूल्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ है, आपका ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगले चैप्टर्स हम देखेंगे, है ना। तो विद दिस मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ज़रा सा जल्दी जल्दी कह लेता हूँ, एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर मैं आपको वो एक चीज़ जो मैं बड़ी देर से कहना चाह रहा था वो कह देता हूँ। देखो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, 1 घंटा और 18 मिनट तक मतलब अभी ये वीडियो बन रही है, और 1 घंटा 20 मिनट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। देखो तो बड़े दिल से कहना चाह रहा हूँ कि थैंक यू टू यू ऑल फॉर बीइंग देयर एंड वाचिंग दिस लेक्चर टिल हियर, ठीक है। थैंक यू ऑल, ये देखना मैंने अपनी शक्ल भी बना दी है ना। तो ये है आप सबके लिए मेरी ओर से एक मैसेज, थैंक यू का मैसेज है ना। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम बाकी चैप्टर्स देखेंगे, और बाकी चैप्टर शायद टैब में हम रिकॉर्ड कर लें, है ना, ठीक है। चांसेस तो हैं कि मैं टैब में रिकॉर्ड कर सकता हूँ उन चैप्टर्स को, बिकॉज ठीक है यार, है ना, दैट्स ऑल अप टू यू। अच्छा आप भी एक बार मुझे इस चैप्टर के बारे में बता देना, इस लेक्चर के बारे में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट्स में बताना। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये देखो मैंने माइक नोटिस कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ कब से कट गई है यार, आई डोंट नो, एक बार चेक कर लेऊंगा।